हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर, जिसमें आज हम लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक महाराणा प्रताप का। तो इसमें हम आज महाराणा प्रताप, जो कि भारत के एक महान योद्धा हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। वैसे तो इसमें अधिकतर हल्दी घाटी का युद्ध ही पूछा जाता है इनके बारे में, फिर भी हम इनके जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण चीज़ें अपने जीवन में उतारने के लिए और उनसे कुछ सीख लेने के लिए हम जानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। और शायद आपने अपनी बुकों में इनके बारे में कई चीज़ें पढ़ी भी होंगी, बट उनसे भी कुछ ज़्यादा चीज़ें आज हम आपको देने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीएन स्टडी के इस चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको निश्चित ही मदद प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें हम महाराणा प्रताप के बारे में कई जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेवाड़ के शासक थे, और मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, इन सब से मिलके बना हुआ होता, अर्थात ये सब क्षेत्र मेवाड़ के अंतर्गत आता था। और ये राजधानी चित्तौड़ को बनाए हुए थे, जिसे चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। तो उस चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाए हुए थे। इन राजपूतों के शासन में गहलोत प्लस सिसोदिया का शासन चला आ रहा था, जिसमें से 13वें शासक, कौन से 13वें शासक जो है वो 13वें शासक रहे हैं महाराणा प्रताप। तो 13वें शासक के रूप में महाराणा प्रताप यहाँ पर शासन करते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पूरी जानकारियाँ प्राप्त करने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। तो 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और अकबर की बात की जाए तो इसका जन्म 1542 में हुआ था। तो लगभग ये समकालीन ही थे। अकबर और महाराणा प्रताप ये दोनों एक दूसरे के समकालीन ही रहे हैं। तो चलिए, जैसा कि हम बात करें कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है उसकी एग्जैक्ट डेट देखें तो 9 मई 1540। तो 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है, और इनका समय काल 19 जनवरी 1597 तक रहते हैं, अर्थात लगभग 57 साल तक ये रहते हैं। तो ये इनका जीवन का समय हो गया। अब इनके यदि पिताजी की बात की जाए तो इनके पिता महाराणा उदय सिंह थे, और इनकी पत्नी और इनकी माता जयवंता बाई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के राजा महाराजा कई शादियाँ करते थे। इसी प्रकार महाराणा प्रताप की एक दूसरी पत्नी धीरबाई या भटियाणी भी थी। तो धीरबाई इनका ज़्यादा नाम फेमस है। तो धीरबाई यदि हम बात करें तो हम लिख देते हैं धीर बाई। तो ये इनकी दूसरी पत्नी थी। तो दूसरी पत्नी जो धीरबाई थी, ये चाहती थी कि इसका जो पुत्र जगमाल था, जगमाल राजगद्दी पर बैठे इनके बाद। तो इन्होंने महाराणा प्रताप से हट की। तो क्योंकि ये धीरबाई को ज़्यादा चाहते थे, इसलिए इन्होंने कह दिया कि ठीक है, जगमाल ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो समय चलता रहा, लेकिन जैसे ही इनका शासन पूरा हुआ, इनके पश्चात, इनकी मृत्यु के पश्चात जब गद्दी की बात आई, तो यहाँ का जो मैन थे, तो उन्होंने देखा कि जो जगमाल है ये इतना योग्य नहीं है। तो योग्य न होने के कारण इन्होंने महाराणा प्रताप को ही राजगद्दी पर बैठाना उचित समझा और उनका राज्याभिषेक कर दिया। और सही भी थे, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है वो उनसे बड़े थे, और ज्येष्ठ लोगों को ही राजगद्दी प्रदान की जाती थी। तो ये वहाँ शासन करने लगते हैं। शासन करते करते क्या होता है कि जो मेवाड़ के आसपास का क्षेत्र है वो धीरे धीरे अकबर की स्वाधीनता में, अधीनता में जाता जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो जानते थे कि अकबर से जीत पाना संभव नहीं है, और उसकी उसकी अधीनता में भी हमारा भी अच्छा है। इसके कारण वो लोग अपने कोई है तो शादी के द्वारा और कोई अन्य प्रकार के द्वारा उनकी आधिक्यता स्वीकार करता जाता था। लेकिन जब महाराणा प्रताप की बारी आई तो महाराणा प्रताप ने कहा नहीं, मैं
कुछ भी हो जाए मगर इनकी अधीनता स्वीकार कोई भी हालत में नहीं करूँगा। तो इनको मनाने के लिए अकबर ने जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल जैसे बड़े बड़े लोगों को भेजा कि ताकि शायद ये मान जाएं और युद्ध ना हो। क्योंकि वैसे तो ये क्षेत्र छोड़ भी सकते थे, लेकिन मेवाड़ का जो क्षेत्र है आप जानते हैं, दिल्ली से यदि गुजरात साइड को जाना है व्यापार के लिए तो इसी क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता था। तो ये क्षेत्र अकबर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए किसी भी हालत में इसे यह क्षेत्र चाहिए ही था। लेकिन महाराणा प्रताप इस क्षेत्र को देने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो अब जाहिर सी बात थी कि अब तो युद्ध होना एक प्रकार से तय ही था। तो जब युद्ध की बारी आती है तो अब सहायता किस किस से मिली, तो महाराणा प्रताप को जो सहायता है वो हकीम खान सूरी, जो कि आपने शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा, तो शेरशाह सूरी का ही वंशज था हकीम खान। हकीम खान, तो हकीम खान जो था वो शेरशाह सूरी का वंशज था। तो आप जानते हैं कि जो अकबर है इनके पिता हुमायूं जो हैं तो उनसे शत्रुता थी शेरशाह की। तो शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इसी कारण जो हकीम खान सूरी है ये भी महाराणा प्रताप का साथ देते हैं और 1000 सैनिक लेके इनका साथ देने आ जाते हैं। और इसके बाद बात आती है जो राणा पूंजा या राजा पूंजा जो थे ये भील थे। तो ये लोग क्या करते थे, छापा मार पद्धति आपने सुनी होगी। छापा मार पद्धति में छुप के वार किया जाता है। तो ये पहाड़ी इलाके साइड में रहते थे तो छुप के वार करने में बहुत माहिर थे। और पहाड़ी इलाके पे बम बारूद भी फेंकी जाए तो वो आसानी से हमला नहीं कर सकते थे अकबर लोग, इसलिए इनकी भी शक्ति बहुत तेज़ थी। तो अकबर भी जानता था कि इनमें बहुत तेज़ हैं ये छापामार पद्धति में, इसलिए वो भी इनसे सहायता लेने जाता है। लेकिन तभी महाराणा प्रताप वहाँ पहुँच जाते हैं और वे एक तलवार दिखाते हैं और वो राणा पूंजा को एक तलवार दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तलवार बलिदान मांगती है। वो ध्यान दिलाते हैं कि आपके पूर्वज जो रावल बप्पा थे उन्होंने किस प्रकार से हम लोगों की सहायता की है। तो उन्हें देशभक्ति याद आ जाती है और इस कारण वे उन्हीं का साथ देते हैं। तो उनका साथ देने के कारण इनकी ताकत थोड़ी और तेज हो जाती है। और इसके बाद यदि बात की जाए दानवीर की, तो दानवीर में कर्ण और भामाशाह का नाम सबसे आगे रहता है। तो जो भामाशाह हैं, तो भामाशाह के बारे में यदि बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा यदि विश्वास करते थे महाराणा प्रताप तो भामाशाह के ऊपर करते थे। चलिए हम इनकी भामाशाह के बारे में एक युद्ध के बाद कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार ये इतने बड़े दानवीर बने। तो चलिए अब शुरू करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, क्योंकि युद्ध होना तय था तो इन दोनों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो युद्ध है वो होता है 18 जून 1576। तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो हल्दी घाटी के युद्ध में जब देखा जाता है तो मैं एक तरफ से महाराणा प्रताप और उनके जो सहायक थे हकीम खान और राणा पूंजा और दानवीर तो अलग हैं। मैन हकीम खान और राणा पूंजा जो है ये इनके सहायता देते हैं। और दूसरी तरफ से अकबर की ओर से उनका मंत्री मानसिंह को भी भेज दिया था, क्योंकि अकबर जो है बड़ा सम्राट है और बादशाह है, तो वो तो हर जगह युद्ध करने आएगा नहीं, तो अपने वो मंत्रियों को भेज दिया करते थे। सेना उन्हीं की रहती थी। तो 3 लाख, कई किताब में लिखा है 3,20,000 की सेना और कुछ किताब में लिखा है 60,000 की सेना। तो मतलब मेन रूप से कहा गया है कि कई जगह महाराणा प्रताप की 80,000 तो मानसिंह की 3,20,000 और यदि महाराणा प्रताप की 15,000 तो मानसिंह की 60,000। मेन रूप से कई अलग लोगों ने अलग अलग लिखा है। तो बदायूं जो लेखक थे मेन रूप से उन्होंने यही बताया है कि इन लोगों की सेनाओं का अनुपात 1:4 था। अर्थात जो महाराणा प्रताप है वो यदि उनके एक सैनिक को मानसिंह के 4 सैनिक को हराना होगा तभी वो इस युद्ध को जीत पाएंगे। तो सब लोगों की नज़रों में एक प्रकार से यह युद्ध पहले से ही निर्धारित था कि अकबर ही जीतेगा। लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप थे, वो इस प्रकार से हार नहीं मान सकते थे। वो उनको जुनून था कि मैं ही जीतूंगा और यदि कोई बाई चांस ना भी जीत पाया तो मैं इनके चंगुल में कभी नहीं आऊँगा। और हुआ भी यही। और युद्ध जैसे ही प्रारंभ होता है तो इनका इनकी घोड़े का नाम आप जानते होंगे चेतक है, जो कि बहुत फेमस रहा है। नीले रंग का घोड़ा था इनका चेतक। तो ये चेतक बहुत तेज था और इस चेतक को ये बहुत प्यार करते थे।
और इसके जो इसको इस चेतक को है वो एक मुकुट पहनाए जाते थे हाथी टाइप का, क्योंकि हाथी की सवारी नहीं करते थे महाराणा प्रताप। तो इस घोड़े को वो हाथी की तरह मुकुट पहनाए जाते थे ताकि लोगों को लगे कि हाथी की सवारी ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उस घोड़े को इशारा करते हैं कि मानसिंह की ओर जाओ। मानसिंह जो कि हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, तो उसी को टारगेट बनाते हैं महाराणा प्रताप। तो उसकी ओर जैसे ही जाते हैं, तो जैसे ही इशारा करते हैं चेतक को, तो वो अपने आगे के जो दो पैर होते हैं वो उस हाथी के जो दांत है, दांत के यहाँ पर गड़ा लेता है और उसके पश्चात रख लेते हैं। और यहाँ से जो महाराणा प्रताप है 80 किलो का भाला, जैसे कि यदि बात की जाए कि इनके वजन की, तो ये टोटल 360 का वजन जो है वो कैरी कर जाते थे, जिसमें से 208 की जो है इनकी 2 तलवार का वजन रहता था। कि तो देखते हैं आप फोटो में, ये 2 तलवार लिए जाते थे जिनका वजन 208 किलो था। और जो भाला है, ये भाला इसका वजन है 80 किलो। और टोटल ये कवच वच पहने हैं, इसका वजन रहता था 72। तो टोटल करें तो 360 होता है। तो 360 का वजन ये कैरी करे जाते थे। तो इतना वजन कैरी करे जाते थे, तो वैसे ही लोग के छक्के छूट जाते थे कि इतना हट्टा खट्टा आदमी जिस पे भिड़ जाए तो उसकी हालत एक प्रकार से तय ही है। और कहा भी जाता था कि इनकी तलवार की वजह से वहाँ के जो बड़े बड़े बलवान सैनिक थे, तो उन पे जब जैसे ही वार करते हैं तो उनके आधे आधे शरीर अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत तेज थी, क्योंकि भार ही इतना था, 208 कुछ कहलाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा भार कैरी करे हुए थे। आज के लोगों से कहा जाए तो 80 किलो का भाला जो लिए जाते थे, तो 80 किलो तो उठाना ही मुश्किल है लोगों के लिए। तो उस समय तो ये सिंपल हाथ में लिए जाते थे 80 किलो का भाला। तो ये 80 किलो का भाला जैसे ही वो घालते हैं मानसिंह के ऊपर, तो मानसिंह भी तो एक राजा ही था। तो वो समझ जाता है, एकदम से बगल में हो जाता है। तो बगल में होने के कारण उनका जो महावत था, वो महावत तो की भी तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो मानसिंह थे वो बच जाते हैं। और मैंने तो टारगेट इनका मानसिंह ही था, और मानसिंह बच गए। तो अब जब घोड़ा है तो कुलदीप तो खड़ा नहीं रहेगा, तो वो भी अपने पैर पीछे करता है। तो जैसे पीछे की ओर करता है, तो हाथी की जो सूंड होती है, तो उसकी जो सूंड होती है, ऐसे सूंड के आगे कटार लगी जाती है, ताकि कोई भी यदि व्यक्ति इसके सामने से गुजरे तो वो सीधे कट जाए। तो ये जैसे ही वो घोड़ा अपने पैर नीचे करता है, तो उसके एक पैर में चोट आ जाती है, ठीक है, कट सा जाता है। तो कटार जाती है, तो कटार के कारण उसका पैर जो है वो कट जाता है। तो अब वो घायल की अवस्था में हो जाता है उनका घोड़ा, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है। और वो अब समझ जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी महाराणा प्रताप के लिए दूसरा घोड़ा का चयन करना इतना सरल कार्य नहीं था। इसलिए अब तो केवल एक ही रास्ता था कि महाराणा प्रताप भी कुछ घायल भी हो चुके थे। तो अब एक ही उपाय था कि अब महाराणा प्रताप को किसी सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती युद्ध में, अब घायल की अवस्था में ज़बरदस्ती युद्ध किया जाए तो ये तो बेवकूफ़ी होगी। तो इसलिए वो सही इलाके में जाने के लिए तत्पर होते हैं। और जैसे ही वो घोड़ा समझ जाता है, चेतक समझ जाता है, तो वो इनको सुरक्षित स्थान पे ले जाने के लिए भाग चलता है। तभी उसी समय इनके जो दल में है वो झाला मान सिंह जो रहते हैं, तो वो महाराणा प्रताप के बिल्कुल रूप रंग उनका बिल्कुल महाराणा प्रताप की तरह ही रहता है। तो बस अंतर यह रहता है कि जो महाराणा प्रताप है वो एक मुकुट पहने रहते हैं। तो मुकुट से पता चलता है कि ये महाराणा प्रताप है। ये जो मुकुट देख रहे हैं, तो ये मैं इससे समझ में आ रहा था कि ये महाराणा प्रताप है। बाकी वो लगभग इन्हीं की तरह सारी चीज़ पहने हुए था। तो वो मुकुट जो है वो उसको देते हैं झालामान सिंह को। और स्वयं जिस दिशा में जाते हैं उसकी विपरीत दिशा में झालामान सिंह जाता है, ताकि जो और लोग हैं और सैनिक हैं और मान सिंह हैं, उनको लगे कि ये महाराणा प्रताप तो इस तरफ जा रहा है, ताकि वो भटक जाए और उतनी देर में जो महाराणा प्रताप है तो सुरक्षित स्थान पे चले जाए। और चेतक भी बहुत स्पीड से इनको ले जाता है, एक सुरक्षित स्थान पे ले जाता है। और बीच में सुना गया है कि बीच में जो एक नाला पड़ता है, तो कई जगह ये ऐसा जो नाला है वो कई जगह ये 25 फुट का लिखा है, कई जगह 20 फुट का लिखा है। तो 20 फुट भी माने तो 20 फुट का नाला घोड़ा डायरेक्ट पार कर लेता है। तो सोचिए उसका एक पैर घायल है, एक पैर कटा हुआ है, उसके पश्चात भी 20 फुट का नाला वो पार कर लेता है। किस लिए? केवल और केवल महाराणा प्रताप के लिए, ताकि महाराणा प्रताप को कोई छू भी ना सके। तो घोड़ा भी कितना बलवान रहा होगा। और जैसे ये 20 फुट कुछ कहलाता है, जैसे ही 20 फुट का नाला पार करता है, तो घायल वैस पहले से ही था, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह
महाराणा प्रताप को बहुत दुखद लगता है और वो उसको गले लगा के रोते भी हैं। और कहा गया है कि उसका दाह संस्कार भी वो अपने ही हाथों से करते हैं, क्योंकि वो उसको उस घो चेतक को अपने पुत्र के समान ही मानते थे। तो इतना लगाव था। और जैसा कि मैं बताना भूल गया कि इनका जो एक भाई था वो भी अकबर के साथ मिल चुका था, और उसी ने बताया था कि कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे रास्ते हैं। तो गद्दार तो हर जगह होते हैं, बिना गद्दार के तो युद्ध जीतना शायद मुगल लोगों के लिए आसान ही नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने वही गद्दारी की है, तो वही हुआ। और इसका जो भाई था वो मुगलों के साथ मिला हुआ था, अकबर के साथ मिला हुआ था, और उसने कई रास्ते बताए हुए थे कि यहाँ-यहाँ से आप लोग हमला कर सकते हैं। तो जब वह देखता है कि एक जानवर हो के एक घोड़ा जब इतना प्रिय हो सकता है, इतना सहायक कर सकता है, और मैं उनका भाई होके मैंने उनका विरोध किया और उनका साथ नहीं दिया, तो उनको बड़ी शर्म आती है और वो इससे क्षमा भी माँगते हैं महाराणा प्रताप से। तो फिर क्या, अब तो युद्ध हो ही चुका है, तो फिर अब ये भाग चुके हैं, तो फिर ये आपने सुना होगा कि जो फिर जो जंगलों में भटकते रहते हैं, पहाड़ों पे ऐसे ही घूमते रहते हैं, और घास की रोटी आपने सुनी होगी, घास की रोटी भी खाते रहे हैं। और कई कहानियों में तो आया भी है, जैसे कविताएँ लिखी रही हैं कि उनकी घास की रोटी बिल्ली छीन ले गई। तो इस टाइप की कई फ़ेमस हैं। मेन रूप से ये है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया फिर, और तभी जैसे कि हम आपको पहले बता रहे थे, अब वही चीज़ आती है वो भामा शाह की। तो भामा शाह जो हैं इनके पास आते हैं जंगलों में, और इनसे कहते हैं कि मैं अपनी संपूर्ण धनराशि आपको दान देना चाहता हूँ। क्योंकि भामा शाह जो हैं वो एक रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। तो एक रिच फैमिली से बिलॉन्ग करने के पास कारण इनके पास बहुत सारे धन पैसा था। इनके पास इतना पैसा था कि 12 साल तक 25,000 सैनिक जो हैं इनका खर्चा उठाया जा सकता है। तो पहले के ज़माने में तो केवल सैनिक ही इम्पोर्टेंट होते थे, मतलब सैनिक, यदि सैनिक शक्ति अपने पास बहुत ज़्यादा है, तो सैनिक शक्ति यदि अपने पास बहुत ज़्यादा है तो अपन लोग कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। तो सैनिक ही में इम्पोर्टेंट होते थे, युद्ध करने के लिए सैनिक इम्पोर्टेंट होते थे। तो अब भामाशाह के द्वारा इनको वो सैनिक शक्ति प्राप्त हो जाती है, और धीमे धीमे ये सेना इकट्ठे करके और फिर से अपने जो मेवाड़ था वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। क्योंकि इस समय तक जो मुगल भी थे तो ये बंगाल और बिहार के विद्रोह में लगभग जा चुके थे। तो उनकी उनका ध्यान जो है उस तरफ होने के कारण इनको यहाँ पर अपने क्षेत्र में दोबारा कब्जा करना आसान हो जाता है, और ये अपना कब्जा फिर से दोबारा वहाँ पर कर लेते हैं। तो चूँकि जैसे कि बताया हमने आपको कि ये कभी भी उनकी बंदी नहीं बने, और ऐसा भी कहा जाता है कि अंत में भी इनकी जो मृत्यु है वो किसी युद्ध के द्वारा नहीं हुई, बल्कि ये जब शिकार खेलने गए थे तो उनके ही धनुष के द्वारा मृत्यु हुई थी। अर्थात कहीं भी कभी भी ये किसी के कब्जे में नहीं आए। तो बहुत ही वीर सपूत ऐसे बिरले ही पैदा होते हैं, तभी इनको इनका नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। तो अब हम लोग कुछ रिव्यू करेंगे। अब पूरी स्टोरी तो हमने आपको सुना दी है, तो हम लोग जब रिव्यू करेंगे तो जानते हैं कि जो इस रिव्यू में जान चुके हैं। पहले तो हम रिच जो बता ही चुके हैं भामा शाह के बारे में, जो पहले छोड़ चुके थे। तो इन जैसा दानवीर अभी तक पैदा नहीं हुआ था। तो दो ही दानवीर कहे जाते हैं, एक कर्ण एक भामा शाह। तो चलिए हम लोग कुछ रिव्यू करते हैं, देखते हैं। जैसे कि यह है मेवाड़। तो मेवाड़ का हमने बताया था, मेवाड़ में उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ये सारे क्षेत्र मेवाड़ के अंतर्गत आते थे। और राजपूतों का जो शासन है वो गहलोत प्लस सिसोदिया में था। और इनकी राजधानी जो है वो चित्तौड़ थी। चित्तौड़ अर्थात चित्तौड़गढ़ से ही संबंधित है। और फिर है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में बात की जाए तो ये 18 जून 1576 को हुई थी। तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें महाराणा प्रताप, राणा पूंजा, वही भील जिनका साथ अकबर भी चाहता था, और महाराणा प्रताप तो चाहते थे। तो इसके अलावा जो हकाम खान सूरी, ये भी बता चुके हैं आपको कि शेरशाह सूरी का वंशज जो था, तो ये भी 1000 सैनिक लेके आया हुआ था। इसके अलावा जो झालामान सिंह है, जो कि महाराणा प्रताप का एक तरह से रूप रंग उनका हमशक्ल ही था। तो हमशक्ल झालामान जिसने बहुत सहायता की है। तो इन सब की जैसे महाराणा प्रताप, राणा पूंजा और हकीम खान, और एक तरफ मान सिंह जो था,
तो इन सब में युद्ध होता है। और महाप्रताप की वैसे एक प्रकार से हार भी नहीं होती है, क्योंकि वो उनके अधीन नहीं होते हैं। और वैसे तो जब जंगलों में रहे तो ये यदि चाहते तो अधीनता स्वीकार कर लेते, तो तुरंत अकबर उनको सब कुछ लौटा देता, क्योंकि वो चाहता यही था। लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। अतः कहा गया जाता है कि इस युद्ध में कोई भी विजय नहीं हुआ था पूर्ण रूप से। इनका चेतक घोड़ा जो आप जानते हैं नीला रंग, इनकी इसकी समाधि भी बनाई गई है हल्दी घाटी गांव में राजसमंद वर्मा के स्थान पे। और भामाशाह दानवीर जिसके बारे में हम आपको पूरा बता ही चुके हैं। और एक और किस्सा है इनका एक हाथी भी था, राजप्रसाद। राजप्रसाद नामक हाथी था। कौन है? राजप्रसाद। तो राजप्रसाद नामक एक हाथी भी था। तो इस ये हाथी भी इनको बड़ा प्रिय था, और इस हाथी ने दो अदर हाथी को जो कि अकबर के थे उनको मार गिराया था। तो बहुत तेज था। तो जैसे ही अकबर देखता है कि ये तो बड़ा भीषण है, तो 10 हाथियों के दल लेके मानसिंह और इस पर इसको कब्जा कर लेता है, इस पर बंदी बना लेता है। और जब अकबर के राजदरबार में ले जाता है, तो वो अकबर कहता है कि इसको खूब खवाओ पिलाओ और ये हमारे कई काम आएगा। लेकिन यह इतना देशभक्त था कि ये 28 दिनों तक कोई खाने का एक निवाला भी नहीं लेता है, क्योंकि ये लगातार आंसू बहाता रहता है केवल महाराणा प्रताप की याद में। और इस प्रकार से चला जाता है। तो ऐसे ऐसे जो जीव थे उनको भी इतना लगाव था महाराणा प्रताप से, तब समझ ही जानते सकते हैं जब जानवर तक इतने लगाव थे इनसे, तो कितने महान रहे होंगे ये। तो यही स्टोरी थी इनकी। यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।